करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3, जिसमें हम लोगों का लास्ट इक्वेशन जो कि हम लोगों ने सोचा था पार्ट 2 में ही कंप्लीट करने को, लेकिन हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ इतना लंबा हो गया था कि उस वजह से ये रह गया। तो अभी हम लोग लास्ट इक्वेशन शुरू करेंगे। बच्चों, इसके पहले जो आप लोगों ने ई सेल निकालना सीखा उसमें ये था कि 1 मोलर अगर सांद्रता है तो हम ई सेल कैथोड माइनस एनोड से कैसे निकाल सकते हैं उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेकर के, है ना। लेकिन ऐसी परिस्थिति जहाँ पे 1 मोलर अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो वहाँ पर ई ऑफ द सेल हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने जो इक्वेशन पढ़ना है वो इक्वेशन आपका कौन सा है बेटा, नर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, वो कौन सा इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन है। इस नर्स्ट इक्वेशन के सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है ज्ञात कर सकते हैं या सेल का भी पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज़ कि आपका कोई हाफ सेल रिएक्शन है ना, जिसमें आपका कोई धातु का छड़ है और उसके विलयन में भिगोया गया है, डाला गया है। ठीक है, और वह इलेक्ट्रोड पे जाता है, यानी रॉड पे जाता है, एन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और निक्षेपित हो जाता है। अब बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हो रही है, रिडक्शन की प्रक्रिया हो रही है। ठीक, तो इस अभिक्रिया को हम किसी भी सांद्रता पर अगर किसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष नापना चाहें, है ना, तो हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाप सकते हैं और उसको हम किस फॉर्मूला से एक्सप्लेन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात कि हम चूँकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं इसलिए ई लिखेंगे। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल किसका रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड का निकाल रहे हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम रिडक्शन को कैसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे, ब्रैकेट में जिस फॉर्म में था और जिस फॉर्म में बन रहा है, यानी चार्ज था, है ना, और वो निक्षेपित हो रहा है। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रोड का हम क्या करेंगे, सिम्बलाइज करेंगे। इज इक्वस टू क्या होता है बेटा, E0 Mn प्लस M माइनस RT अपॉन NF ln M सॉलिड अपॉन Mn प्लस एक्वस। ठीक है, जब सॉलिड होता है ना, तो हम सॉलिड लिख देते हैं और एक्वस होता है तो हम एक्वस लिख देते हैं। देखना सीधे सीधे ये है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। ठीक है, ये E0 अब इसमें और इसमें एक अंतर है, वो नॉट का अंतर है। ठीक है, तो ये जो E है ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और E0 क्या है, दी गई सांद्रता पर इलेक्ट्रोड का विभव है, दी गई सांद्रता पर इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थोड़ा सा हमें लग रहा है बुक में कुछ गड़बड़ है, उल्टा होगा। स्टैंडर्ड के लिए तो नॉट का प्रयोग होता है ना, मेरे ख्याल से ये होगा और ये होगा, है ना।
अब देखिए, अगर यहाँ पे आप इस फार्मूला में देखें तो R आपका गैस कांस्टेंट है। क्या है? गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T आपका क्या है? परमताप है। ठीक है, T आपका क्या है? परमताप है। ये कितना हम लेंगे? 298 केल्विन लेंगे अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन लें तो, है ना। N क्या है हमारा? N फैक्टर है ना, यानी कि लिया गया या दी गई इलेक्ट्रॉन संख्या। ठीक है, N ये है। F आपका क्या है? फैराडे कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू भी आप जानते हैं फिक्स्ड होती है 96500। मतलब ऐसे तो होता है एग्जैक्ट वैल्यू आपका 96487, लेकिन 96500 हम ले सकते हैं राउंड फिगर में। ठीक है, तो इन सारे कांस्टेंट को यदि हम सॉल्व कर दें तो हमको जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा E m n+m इज इक्वस टू E0 m n+m माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन m n+aqueous। अब यहाँ 1 क्यों आया? यहाँ पर 1 क्यों आया कि अगर मान लीजिए आपके m सॉलिड जो है, यानी निक्षेपित मात्रा जो है, निक्षेपित मात्रा की सांद्रता अगर 1 है तो, ठीक है, आपका फार्मूला ये लगेगा। अदरवाइज आपका फार्मूला जो लगेगा वो क्या लगेगा? m, अब चाहे तो आपका n+/n हो, चाहे n/n+ हो, उससे मतलब नहीं है। रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसा हो रहा होगा वैसा हम ध्यान दे लेंगे। और -0.591/n, ये 0.0 है, log, है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन है तो उसी तरीके से देख लेंगे, और रिडक्शन है तो भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये मेन आपका है, जिसको आपको हमेशा ही क्या करना है? यूज़ करना है, और इसी के आधार पे आपका जो है न्यूमेरिकल लगेगा। ठीक है ना। अब देख लीजिए, कुछ न्यूमेरिकल आप एक देख सकते हैं, इस पे देखते हैं। आइए, अब देखिए बच्चों, ये आपका एक एग्जाम्पल है कि एक अर्ध सेल आपको दिया गया है जिसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्ञात करना है? हाफ सेल यानी इलेक्ट्रोड का ज्ञात करना। अभी सेल का नहीं आया, इलेक्ट्रोड का है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना है, उसके लिए आपको सेल दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड का पार्ट दिया हुआ है, जिसमें आयरन जो है, आयरन का रॉड है, आयरन सल्फेट के 1.1 मोलर सॉल्यूशन में डिप है। ठीक है, तो इससे आपको क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं? सबसे पहली बात तो आप इसका आंसर जब करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसका आप अर्धसेल अभिक्रिया लिख लीजिए। उससे क्या होगा, आपको करने में आसानी होगी कि आयरन का जो है वो रॉड है ना, और वो एक्वस सॉल्यूशन में जा रहा है। ठीक है, तो चूँकि 2 चार्ज है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 2 चार्ज कैसे? FeSO4 है ना, फेरस सल्फेट है, तो आप समझ जाइए कि फेरस आयन बनेगा, है ना। अगर यहीं पे फेरिक सल्फेट होता तो हम Fe3+ लिखते हैं,
इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट इक्वेशंस में आपको वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रखने के पहले आपको सारी वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो Fe सॉलिड की वैल्यू आपको 1 लिखनी होगी और Fe एक्वस की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है 0.1, ठीक है। बाकी आपको E0 भी दिया गया है 0.44 वोल्ट, ठीक है। बस आप फार्मूला डालिए और फार्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। फार्मूला लिख लीजिए सबसे पहले E, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OP भी लिख सकते हैं, OX भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं OP लिखते हैं, कहीं कहीं OS लिखते हैं, ठीक है। E नॉट OX माइनस 0.0591 अपॉन, अब एन फैक्टर क्या है यहाँ पे देख लीजिए। एन फैक्टर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, 2, यही आपका एन है, ठीक है। तो एन बराबर 2, एन बराबर 2, सिर्फ 2, ये नहीं लिखना है, 1 मिनट, एन बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे 0.n, है ना, और लॉग Fe प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट आपका है आयन, ठीक है ना, यही ना है, अपॉन रिएक्टेंट आपका क्या है सॉलिड, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू होगी 0.44 माइनस 0.591 अपॉन 2 लॉग 0.1 अपॉन 1, ठीक है। सॉल्व करिए, 0.44 प्लस इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा, आंसर आपका आ गया 0.4695 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल ज़रूर से आते हैं, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ई सेल के फॉर्म में भी आता है और ई इलेक्ट्रोड के फॉर्म में भी आता है। अभी तो आप ये ई इलेक्ट्रोड निकाल रहे हैं, अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे नर्स्ट इक्वेशन एंड सेल पोटेंशियल, है ना। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रोड निकाला, अभी क्या होगा सेल पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन एंड सेल पोटेंशियल, अब देखिए नर्स्ट इक्वेशन सेल पोटेंशियल कैसे निकालने को बताते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपका कोई सेल रिएक्शन है, कोई भी एक सेल रिएक्शन है, कोई भी एक सेल रिएक्शन है, सपोज़ कोई भी एक सेल रिएक्शन है, एक सिंपल सेल रिएक्शन है जिसमें कोई भी एक मेटल है जो कि मेटल के दूसरे कैथोड पे, जो आपका एक एनोड है और एक कैथोड है ना, और ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा यहाँ पे आप चाहें तो सॉलिड लिख सकते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो एक्वस लिख सकते हैं, है ना। तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा सेल रिएक्शन है जिसमें एक मेटल M डैश है, दूसरा मेटल M है। M डैश जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके Mn प्लस चार्ज बना रहा है और Mn जो M है मेटल, वह क्या हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन से आ रहा है और निक्षेपित हो रहा है, ठीक है। जहाँ M एंड M डैश ये दो क्या हैं धातु हैं, अलग अलग धातु हैं, ठीक है, अलग अलग धातुएं हैं, ठीक। ये समझ में आ गया। अब अगर इसका हाफ रिएक्शन आप बनाना चाहें, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, एक तो आपका मिलेगा M डैश सॉलिड गिव्स M डैश N प्लस एक्वस प्लस N इलेक्ट्रॉन, मिलेगा ना।
एक तो आपको ये मिलेगा ना, जहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। एनोड की प्रक्रिया है, समझ जाइए कि एनोड पर ये होगा। ठीक, तो इसके लिए एनोड का इलेक्ट्रोड विभव अगर हम निकालना चाहें तो बेटा हम कैसे निकालेंगे, ई ऑफ एम डैश ऑब्लिक एम डैश के ऊपर एन आवेश। ठीक है, ऐसे ही ना निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि आपकी कोई एक साधारण अभिक्रिया है, ए प्लस बी गिव्स एन इलेक्ट्रॉन, सी प्लस डी, ये आपका कोई एक अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसके लिए अगर नस्ट इक्वेशन आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए, ई ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, इतना तो सेम रहेगा। उसके बाद लॉग, अब क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कौन सा है, ये है, अपॉन रिएक्टेंट कौन सा है, ये है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी सी टू द पावर ऑफ सी डी टू द पावर ऑफ डी अपॉन ए टू द पावर ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर ऑफ बी। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे और हम सेल का ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है और दूसरा आपका ये है जो कि आपको हर जगह यूज़ में आएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए और इसी से आपको बाकी सवालों को हल भी करना रहेगा। ठीक है, आइए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल जो है आपका नोट कर लीजिए, 2019 और 21 दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नीशियम सॉलिड, मैग्नीशियम आयन 0.1 मोलर सेल कॉपर आयन चेंजेस टू द कॉपर सॉलिड सेल है, इसके सेल में ईएमएफ की गणना करनी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम आयन में परिवर्तन हो रहा है जिसमें इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 मोलर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना होगा बेटा, हाफ सेल रिएक्शन दोनों के लिए लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें हाफ सेल रिएक्शन लिखना होगा। तो हाफ सेल रिएक्शन लिखना तो आ ही चुका होगा अब तक आप लोगों को, आराम से इसको देख करके आप आराम से हाफ सेल रिएक्शन लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम सॉलिड चेंजेस टू मैग्नीशियम आयन एक्वस बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, एकदम क्लियर है। अब इसको देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू कॉपर सॉलिड, ये आपका रिडक्शन हो रहा है। ये दोनों आपके हाफ रिएक्शंस हैं। अब इसको अगर आप ऐड कर दें बेटा, है ना, दोनों को ऐड कर दें तो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन इधर के 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको सेल रिएक्शन क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस कॉपर आयन गिव्स मैग्नीशियम आयन प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, अब आपको ये रिएक्शन मिल गया, सेल रिएक्शन, जिसके लिए आप नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब नस्ट इक्वेशन में आप जानते हैं कि E0 ऑफ द सेल आपको दिया हुआ है, E0 ऑफ द सेल,
हाँ दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया, यहाँ लिख लीजिएगा। (0.34 वोल्ट) और E0 Mg2 प्लस Mg इज इक्वस टू -2.37 वोल्ट। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है ना। तो पहले E0 ऑफ द सेल निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं, है ना, पता ही है। E0 ऑफ Cu2 प्लस Cu माइनस E0 ऑफ Mg2 प्लस Mg, ठीक है। Cu2 प्लस का कितना है 0.34 माइनस इसका कितना है 2.37, आ गया 2.71 वोल्ट, ठीक है। ये आपका E0 ऑफ द सेल आ गया। जब E0 ऑफ द सेल आ गया तो अब आप E सेल निकाल लीजिए। E सेल बराबर क्या होगा, E0 सेल माइनस 0.591 अपॉन n लॉग। अब यहाँ पर देख लीजिए, प्रोडक्ट आपका Mg2 प्लस है, रिएक्टेंट आपका Cu2 प्लस है, ठीक है। दोनों आपको दिया हुआ है। E0 सेल आपने निकाल लिया 2.71, 0.591 अपॉन n कितना है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस या तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, दोनों को ऐड करके कभी मत लिखिएगा, ठीक है। हाँ, या तो लॉस को लिखिएगा या तो गेन को, हर दोनों में इक्वल ही होता है, दोनों आपस में इक्वल होता है, नहीं होता है तो कर लिया जाता है। अब देखिए Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है 0.1 और इसका दिया हुआ है 10⁻⁻1, यानी इसकी वैल्यू 0 आएगी। आंसर आ गया आपका ई सेल बराबर 2.71 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको निकालना होगा। कभी कभी तो डायरेक्ट E0 सेल दिया होता है, E0 सेल, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर E0 सेल नहीं दिया है तो आप रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आप देखें कि नस्ट इक्वेशन एंड रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। ये भी ऑलरेडी हम लोग देख ही चुके हैं इसके पहले। नस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बेटा क्या कहते हैं, Kc, ठीक है। तो Kc कैसे निकालेंगे नस्ट इक्वेशन की सहायता से। अभी हमने एक जनरल इक्वेशन, मान लीजिए एक जनरल अभिक्रिया ले लीजिए। A प्लस B गिव्स C प्लस D। मान लीजिए एक सामान्य रासायनिक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। इस विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में अगर आप ई सेल बराबर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.591 अपॉन n लॉग, वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो कि अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था। ठीक, अब अगर आप देखें तो दिस मच इज इक्वल टू होता है Kc, ये होता है बराबर किसके, Kc के। तो इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए इसमें, तो E0 सेल माइनस 0.591 अपॉन n लॉग Kc।
ये आपको मिल गया नस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल की। ठीक है, सेल पोटेंशियल एंड गिब्स एनर्जी। बच्चों हम लोग को पता है जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं उनका काम क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, वो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने के लिए आखिर उनका कुछ न कुछ क्या होगा, वर्क डन होगा ना, कुछ न कुछ वर्क डन होगा। और ये वर्क डन किसके बराबर होगा, जो कुल आवेश है ना, कुल आवेश है, टोटल चार्ज जो है और जो सेल का विभव है उसके गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको टोटल चार्ज को हम लिखते हैं n इंटू एफ से, n इंटू एफ से। ठीक है, और ई सेल को तो आप जानते ही हैं, ई सेल लिख देते हैं। ठीक, ये है आपका वर्क डन, और आपका जो वर्क डन होगा वही आपके गिब्स फ्री एनर्जी के चेंज के मैक्सिमम वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कि माइनस एन एफ ई सेल जो है वो आपका डेल जी है, यानी डेल जी इज इक्वस टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, अब इस आधार पे हम देखेंगे कि कब आपका जो है ई सेल का मान पॉजिटिव होगा तो डेल जी का मान नेगेटिव होगा, और डेल जी का मान पॉजिटिव होगा तो ई सेल का मान नेगेटिव होगा। ये तो इस इक्वेशन से ही आपको दिख रहा है कि यदि आपका ई सेल या ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो आपके डेल जी की वैल्यू क्या होगी, या डेल जी ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, यहाँ इसका मतलब और है, अपॉन नहीं है। ठीक है, नेगेटिव होगी, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर ये ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो होगा। अब ये तो समझ में आ गया। अब देखना है कि इस आधार पर सेल रिएक्शन की क्या स्थिति है, सेल रिएक्शन की क्या स्थिति, सेल रिएक्शन होगा तो कैसा होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये सेल रिएक्शन क्या होगा, होगा, है ना, पॉसिबल है। सेल रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। और कैसा सेल रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब बेटा होता है स्वतः प्रवर्तित। ठीक है, और ये क्या होगा, स्वतः अप्रवर्तित, मतलब नहीं होगा, सेल रिएक्शन नहीं होगा ऐसी परिस्थिति में। ठीक है, और ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जबकि दोनों की वैल्यू जीरो हो, सेल साम्यावस्था में होगा, है ना, यानी कि साम्यावस्था है, सेल फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके आधार पर डेल जी की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तभी आपका स्पॉन्टेनियस सेल वर्क करेगा। ठीक है, तो डेल जी की वैल्यू के आधार पर हम ये चीज़ भी बता सकते हैं। अब आइए एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। इसमें 2023 में ये सवाल पूछा गया है बोर्ड एग्ज़ाम में, 2023 का एक क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि एक डेनियल सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 सेल जो है वो दिया हुआ है कितना, 1.1 वोल्ट। ठीक है, अभिक्रिया के लिए डेल जी इज इक्वस टू ज्ञात करना है, मानक इलेक्ट्रोड मानक गिब्स एनर्जी ज्ञात करना है, और सेल रिएक्शन आपका है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर एक्वस गिव्स जिंक एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है सेल रिएक्शन। ठीक,
तो अब आपको लगाना क्या है, फार्मूला लगाना है। तो इस सेल रिएक्शन से हमको ये स्पष्ट दिख रहा है कि जिंक जिंक आयन में बदल रहा है बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर आयन कॉपर में बदल रहा है बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यानी आपका n बराबर कितना है, 2। n बराबर कितना है, 2। तो अब आप फार्मूला लगा दीजिए, डेल जी नॉट इज इक्व टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, तो माइनस एन आपका 2 हो गया, एफ आपका फैराडे कांस्टेंट है 96500 लगा दीजिए, इंटू 1.1 आपका ई सेल दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपका कितना आ जाएगा, 2.2 इंटू 6500 माइनस 2123000 जूल पर मोल। अब इसको किलो जूल पर मोल में बदलना है, तो 1000 से आप भाग दे दीजिए। अच्छा, ये 1.1 भी है तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो 212.300 किलो जूल पर मोल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप देखिए एन फैक्टर निकाल करके, है ना, आप गिब्स सिनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम लोग अगला वो लेंगे टॉपिक, वो है आपका विद्युत चालकत्व या वैद्युत अपघटनी चालकत्व, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, वैद्युत चालकत्व, यानी विद्युत की चालकता से संबंधित है। ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ना, कि ऐसे पदार्थ जिनमें से हो कर के जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, है ना, तो उसे उसका सुचालक कहते हैं विद्युत का, वरना उसको कुचालक कहते हैं, है ना। और एक तीसरा प्रकार भी होता है जिसे अर्धचालक भी कहा जाता है ना। ठीक है, तो सुचालक और कुचालक, यानी जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए वो सुचालक है, और जिसमें से न प्रवाहित हो सके वो कुचालक है। अब बहुत सारे हैं जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, लेकिन हर पदार्थ में से क्या समान मात्रा में विद्युत की चालकता होती है? नहीं होती है। अलग अलग विलयनों में विद्युत अपघट्य के विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, और इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। यानी जलीय विलयन में किसी वैद्युत अपघट्य की विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता, जलीय विलयन में किसी वैद्युत अपघट्य की विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसकी वैद्युत चालकता या चालकत्व कहलाती है। ठीक है बेटा, और इसको हम कैपिटल सी या कैपिटल जी दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम सी इसलिए लेंगे क्योंकि जी से आप गिब्स एनर्जी इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सी से हम प्रदर्शित करेंगे। हो सकता है आपकी किताब में जी से भी दिया हो, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो सी बराबर बेटा होता है 1/r। आर आप जानते हैं क्या है? प्रतिरोध है। आर क्या है आपका? प्रतिरोध है। यानी चालकता जो है वो प्रतिरोध की क्या है? व्युत्पन्न है। चालकता जो है वो प्रतिरोध की व्युत्पन्न है। प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा चालकता उतनी कम होगी। ठीक है, अब ओम के नियम से आप ये भी जानते हैं कि R बराबर होता है V/I, क्योंकि V बराबर हो जाता है I × R। तो R इज इक्व टू V/I किसके नियम से? ओम के नियम से। तो ओम के नियम से R इज इक्व टू V/I अगर यहाँ रख दें तो C बराबर हमें क्या मिल जाएगा? I/V
वी, I अपॉन वी। तो अगर आपको R नहीं दिया हुआ है ना, विद्युत धारा और विभव का मान दिया हुआ है, विभवांतर का मान दिया हुआ है, तो आप C इज इक्वल टू आई बाई वी से भी निकाल लेंगे। इसका मात्रक बेटा प्रति ओम होता है, जिसे मो भी कहते हैं, मो को उल्टा ओम लिखते हैं, और इसका SI यूनिट सीमेंस होता है, जिसको S से लिखा जाता है। इसके बाद आइए बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। तो बच्चों देखिए, विशिष्ट चालकत्व को मैंने पहले लिख रखा है, इसको आप समझिए। विशिष्ट चालकत्व जो होता है उसे हम के जैसा एक लेटर होता है कप्पा बोलते हैं, पर इसको एकदम के जैसा नहीं लिखते हैं। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि ये इसका जो स्टैंडिंग लाइन है, खड़ी लाइन है, वो बहुत छोटी सी होती है, ठीक। तो ये जो होता है बेटा विशिष्ट चालकत्व, वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्पन्न होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध को आप रो से लिखते हैं, ये पता ही है, रोस है ना। तो के इज इक्वल कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। अब चूंकि आप जानते हैं R बराबर होता है आपका रो L बाई ए, तो यहाँ से रो इज इक्वल टू निकल जाएगा क्या, R A बाई एल। तो ये सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा कप्पा 1/R इंटू एल बाई ए, जहाँ पर 1/R क्या है, आपका कंडक्टेंस है। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि R 1/R क्या है, कंडक्टेंस है, C। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए C, तो कप्पा इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, C इंटू एल बाई ए, C इंटू एल बाई ए। अब यहाँ पे जो बेटा एल बाई ए होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल में सेल कांस्टेंट आपको पूछा जाए तो यही चीज़ आपको निकालना रहेगा, ठीक है। तो बाद में इसको हम लोग देखेंगे भी। तो कप्पा इज इक्वल टू मिल गया आपका कंडक्टेंस इंटू एल बाई ए, यानी सेल कांस्टेंट। अब अगर हम जो भी वायर है उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर और डायमीटर एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखें, तो हमें कप्पा इज इक्वल टू सी मिल जाएगा, यानी के इज इक्वल टू सी, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि जो विशिष्ट चालकत्व है वो चालकत्व के बराबर हो जाएगा किस समय, अगर आपका लेंथ 1 सेंटीमीटर यूनिट हो और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यानी फॉर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, है ना, विशिष्ट चालकत्व जो है वो चालकत्व के बराबर होता है। सेल कांस्टेंट अभी मैंने बताया एल बाई ए होता है, इसको निकालना है तो इसी फार्मूला से निकलेगा, कप्पा इज इक्वल टू सी एल बाई ए। तो एल बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा अपॉन सी, कप्पा अपॉन सी, विशिष्ट चालकत्व अपॉन चालकत्व, ठीक है। अब चालकत्व 1/C इज इक्वल टू R होता है, तो K इंटू R में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये फार्मूला आपको मिल गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि फार्मूला बहुत सारे भले ही हैं, लेकिन सारा क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है और एक दूसरे से ही प्राप्त हो रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं, है ना। मैंने पहले से लिखा इसलिए ताकि आपको थोड़े कम समय में जल्दी से समझा सकूं। इसके बाद देखिए बात करते हैं किसकी, आपका चालकत्व हो गया, विशिष्ट चालकत्व हो गया। अब तुल्यांकी चालकता, अब क्या है, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। बच्चों जो तुल्यांकी चालकता आपकी होती है ना, वो आपके विशिष्ट चालकता की 10 टाइम्स होती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 10 इंटू विशिष्ट चालकता, ठीक है, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर होता है 10 इंटू विशिष्ट चालकता, ठीक है। एक तो ये आपका है। दूसरा है कि अगर आप तुल्यांकी चालकता को देखें, ऐसे लिखते हैं, इसको भी कप्पा स्मॉल कप्पा पढ़ते हैं इक्विवेलेंट करके, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू विशिष्ट चालकता को आपने किससे लिखा था, कप्पा से लिखा था, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन एन। एन क्या है, नॉर्मेलिटी है, एन क्या है, नॉर्मेलिटी है। तो आप इसको याद कर लीजिए और इसी से आप इसको जो है
सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके बाद है मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी नाम से ही क्लियर है, ठीक है, कि जब 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर वाले क्षेत्रफल के 2 समांतर इलेक्ट्रोड के बीच अगर कोई विलयन रखा गया है, यदि उसमें 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य घुला हुआ है, कितना घुला हुआ है, 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य घुला हुआ है, तो वहाँ पर जो मोलर चालकता होगा, है ना, इसको लैम्डा m से लिखते हैं या म्यू से लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। ये मोलर चालकता बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, जहाँ m क्या है बेटा, m आपका क्या है, मोलैरिटी है, m क्या है बेटा, मोलैरिटी है, ठीक है। तो ये मोलर चालकता हुई। ओके, अब मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध देख लीजिए। रिलेशन बिटवीन डेल एम एंड पाई क्यू, ठीक है। इसके बीच में संबंध क्या है, डेल एम इज इक्वस टू एन इंटू, इसको भी आप ऐसे ही लैम्डा ही कर लीजिए तो आपको पढ़ने में एक तरीके से आसानी ही रहेगी, लैम्डा ई क्यू, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। तो दिस इज़ अबाउट योर कंडक्टिविटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, आपके चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो चालकता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की चालकता है तो जिसमें से होकर जाएगा वो पदार्थ, सबसे पहले उस पदार्थ की प्रकृति उसको प्रभावित करेगी। तो सबसे पहला चीज़ जो प्रभावित करेगा वो क्या होगा, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति उसको डायरेक्टली अफेक्ट करेगी कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वीक है तो कंडक्टिविटी कम होगी, ठीक। दूसरी चीज़ क्या अफेक्ट करेगी, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेटा हिंदी में कहते हैं अंतः आयनिक आकर्षण बल, अंतः आयनिक आकर्षण बल, यानी आयनों के मध्य जो आकर्षण बल है ना बेटा, ये भी आपके चालकत्व को प्रभावित करता है। अगर वैद्युत अपघट्य के आयनों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है अगर उच्च है तो आयनन की मात्रा कम होगी, अगर आयनन की मात्रा कम होगी, है ना, आकर्षण बल ज़्यादा, आकर्षण बल ज़्यादा तो आयनन कैसा, कम, अगर आयनन कम तो चालकता भी कम, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका प्रभावित करता है। तीसरा जो आपका फैक्टर है वो है आयनों का विलायक योजन, सॉल्वेशन ऑफ आयन, आयनों का विलायक योजन, यानी विलायक से संयोग करने की जो प्रोसेस है, सॉल्वेशन ऑफ आयन्स इसको कहते हैं, कि आयन आपके किस तरह से सॉल्वेट हो रहे हैं ये भी आपको प्रभावित करते हैं। यानी किसी वैद्युत अपघट्य को हम किसी विलायक में घोल रहे हैं, ठीक है, यदि उसका
सॉल्वेशन आसानी से हो रहा है, तो यानी आयनाइजेशन आसानी से हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आयनाइजेशन आसानी से नहीं हो रहा है तो विद्युत चालकता घट जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अगला आपका जो है वो है विस्कोसिटी, विलायक की श्यानता। विलायक की विस्कोसिटी यानी श्यानता, कि कितना विस्कस है विलायक। जो विलायक है जिसमें विलेय पदार्थ को घोला जाता है, तो उनका आपस में क्या होता है, रिएक्शन होता है, अन्योन्य क्रिया होती है। तो विलेय और विलायक के अन्योन्य क्रिया के कारण ही तो वो घुलता है उसमें। ठीक है। तो विलायक की श्यानता अगर अधिक होगी तो अन्योन्य क्रिया अधिक होगी, या अन्योन्य क्रिया अधिक होगी तो विलायक की श्यानता अधिक होगी। ठीक है। तो जिस कारण वैद्युत अपघट्य के आयनों की गतिशीलता कम हो जाएगी, और जब वैद्युत आयनों की गतिशीलता कम होगी तो विद्युत चालकता का मान भी कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो है टेम्परेचर यानी ताप। ठीक है। ताप बढ़ाने पर आप जानते हैं चालकता बढ़ती है, क्योंकि आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उसकी चालकता बेटा बढ़ जाती है। ठीक है ना। लास्ट आपका फैक्टर है बेटा वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता, कि आपकी सांद्रता कितनी है। अगर आपका जो विलयन बन रहा है ना, जिस वैद्युत अपघट्य का विलयन बन रहा है उसकी सांद्रता कैसी है, वो सांद्र है या तनु है, मतलब गाढ़ा है या पतला है, जिसको आप लोग समझते हैं। ठीक है। विलायक की मात्रा कितनी है, वैद्युत अपघट्य की विलायक में मात्रा ज़्यादा है या कम है। ठीक है। तो अगर वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बहुत कम है तो अंतर आयनिक आकर्षण बल भी कम हो जाता है, जिससे मोलर चालकता एक सीमांत मान को प्राप्त कर लेता है, और इसे अनंत तनुता पर चालकता कहते हैं। ठीक है। इसका मान जो है प्रत्येक विद्युत अपघट्य के लिए बिल्कुल अलग अलग और स्पेसिफिक होता है। ठीक है। समझ गए। तो ये जो है इतनी सारी जो बातें थी वो क्या थी, आपके चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात हुई। ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोगों को पढ़ना है कोलराउश लॉ, जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से। कोलराउश लॉ आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। आइए बात करते हैं कोलराउश लॉ की।